इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि यहाँ पे दो डाइसेस लगातार थ्रो की गई हैं। ठीक है, मान लो मैं दो डाइसेस थ्रो कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि पहले डाइस पे कोई नंबर है, लेट्स से 2 आ रहा है। दूसरी डाइस पे कोई नंबर है, लेट्स से दूसरी डाइस पे 3 आ गया। ठीक है जी, कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है, जो 2 और 3 आए, और नंबर भी आ सकते हैं। अभी बोलते हैं कि आपने इवेंट जो लेना है वो सम ऑन टू डाइसेस को लेना है। मतलब ये जो दो डाइसेस पे ऊपर नंबर आए हैं, इनको ऐड करो, इनका सम करो। इनका सम कितना है आपका? 2 + 3 आपका है 5। तो ये जो 5 नंबर बन रहा है, ये आपकी इवेंट है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 2 लिखा है मतलब सम होना चाहिए 2, 3 लिखा है मतलब सम होना चाहिए 3, ऐसे करके आपके ये सारे सम लिखे हुए हैं। तो अब हमें सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम पहले चेक करते हैं कि 2 वाला सम कब होता है। देखो, अगर पहली डाइस पे 1 आ रहा है और दूसरी डाइस पे 1 आ रहा है, तो इनका सम कितना होगा? 2 होगा। मतलब 2 सम सिर्फ और सिर्फ तब आएगा अगर दोनों के दोनों डाइसेस के ऊपर क्या आएगा? 1 1 आएगा। ठीक है, मतलब 2 वाला जो है वो एक ही केस बनेगा, दैट इज 1 1। ठीक है जी। और 3 वाला केस कब बनेगा? 3 सम कब बन सकता है? जब एक के ऊपर 2 आए, दूसरे के ऊपर 1 आए, ये हो सकता है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 2 आए। ऐसे ही 4 के लिए नेक्स्ट केस क्या बन सकता है? 1 3 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, और 3 1 बन सकता है। ये 3 केसेस बन सकते हैं। सिमिलरली 5 के लिए क्या बनेगा? 1 4। ठीक है जी, नेक्स्ट बनेगा 2 3, फिर इसके उल्टे यानी कि 3 2 और 4 1। ऐसे केसेस बनेंगे। अब अगर हम टोटल केसेस की बात करें, देखो, दो डाइस आप लगातार थ्रो कर रहे हो, तो पहली डाइस पे कोई नंबर आ सकता है, दूसरी डाइस पे कोई नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के टोटल केसेस कितने बनेंगे? इन दोनों के टोटल केसेस हमेशा बनते हैं, याद रखो। अगर हम, ठीक है, टोटल आउटकम्स जो बनती है दो डाइसेस थ्रो करने पे, वो हमेशा 36 बनती है। कितनी बनती है हमेशा? 36। आप काउंट करके देख सकते हो। ठीक है जी। आप काउंट करने के लिए ऐसे कह सकते हो कि देखो जी, 1 1 बन सकता है पहला, दूसरा हो सकता है 1 के साथ 2 आए, हो सकता है 1 के साथ क्या आए? 3 आए। तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो सकता है कि 1 के साथ 6 आए। ऐसा सेम 2 के साथ भी तो हो सकता है कि 2 1 आए, 2 2 आए। ठीक है जी। और 2 3 आए, हो सकता है लास्ट में 2 6 आए, ऐसे हो सकता है। ऐसे करते करते हम लास्ट में क्या लिखेंगे? हो सकता है 6 के साथ भी सारे केसेस बन सकती है, यानी कि 6 1 आए, 6 2 आए, और लास्ट में क्या आ सकता है? 6 6। तो एक, इस पूरी रो में कितने केसेस बने? 6। इस पूरी रो में कितने केसेस बने? 6। तो टोटल केसेस कितने बने? हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आंसर कितना बनता है? आपके पास आंसर बनता है जी 36। तो इस तरीके से जो है वो हम टोटल केसेस काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो कितने बन सकते हैं। ठीक है जी। मैं होप करता हूं कि आपको ये केसेस वाला जो कंसेप्ट है वो समझ लग गया होगा। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था सम निकाल रहे थे हम। तो एक तो तरीका ये होगा कि अकेले अकेले केसेस लिखो आप। ठीक है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि सम 2 आएगा? सिंपल सी बात है, कितने केसेस बनते हैं? एक केस बनता है। नीचे क्या आता है? टोटल। टोटल केसेस कितने हैं हमारे? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36, ये यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। ठीक है, अब P(3) निकालूंगा अगर मैं, मतलब सम मेरा 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे केस कितने बन रहे हैं आपके? 2, और टोटल कितने होते हैं? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36। ठीक है जी। ऐसी नेक्स्ट वाली क्या आएगी? 3/36, फिर आएगा 4/36। ये सारा आप यहाँ से देख भी सकते हो। लेकिन ऐसा करने से अगर मैं अकेला अकेला केस लिखने बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो बहुत देर लग जाएगी। तो आपको बस एक मतलब छोटी सी आपको ट्रिक बताऊंगा, बड़ा आसान है ये करना। ठीक है, ये बताओ 12 का सम कब आएगा? 12 का सम एक ही केस में बन सकता है कि अगर दोनों डाइसेस पे 6 आएगा, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर तो डाइस के ऊपर होता ही नहीं है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/36। मतलब ये यहां से जो है, चाहे इधर से शुरू करो, आपकी काउंटिंग 1 से शुरू होगी। यहाँ पे 1 लिखा, तो नेक्स्ट आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3, फिर 4। सेम इधर 1 2 3 4 5, और नीचे जो 36 है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सबके नीचे टोटल जो है वो तो सेम ही रहेगा 36। और ऐसा करते करते बीच में नंबर क्या आ गया? 6। तो ये आपकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज निकलेगी। अगर आपको ऐसे समझ ना लगे, आप जैसे मैंने यहाँ पे नीचे किया है, अकेला अकेला केस बना के भी आप कर सकते हो, आपका आंसर सेम मैच करेगा। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में ये क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट में ये बोलते हैं कि एक बच्चा उठ के बोलता है कि देखो सर, यहाँ पे ये काउंट करो कितने केसेस हैं, एक तो 2 वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो ऐसे काउंट करके ये टोटल कितने केसेस बन गए, ये सारे केसेस बन गए 11। ठीक है, सारे केसेस बन गए 11 इवेंट्स बन गई। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, क्योंकि 2 सम कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, और 11 टोटल है, तो 1/11 होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है क्या वो बच्चा सही बता रहा है, अगर सही बता रहा है तो कैसे, अगर गलत बता रहा है तो कैसे। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखी है, यहाँ पे किसी पे भी 1/11 तो आया ही नहीं, मतलब वो बच्चा पक्का गलती बता रहा होगा। लेकिन उसको गलती क्या कर रहा है वो देखो, वो 1/11 हर एक की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं आएगी वो देखो। मान लो हम सम 3 वाला कंसीडर करते हैं, देखो अगर मेरा सम 2 आ रहा है तो उसमें कितने केसेस बन रहे हैं, एक केस बन रहा है। अगर मेरा सम 3 है तो उसमें कितने केसेस बन रहे हैं, 2। 4 के लिए 3, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो हर एक सम के लिए अलग अलग आ रहे हैं। अब जितने ज्यादा केसेस होंगे उतनी ज्यादा उसके चांसेस होंगे सम उसको आने के। मतलब अगर मैं डाइस थ्रो करता हूँ, सबसे ज्यादा चांस होंगे कि उनका जो दोनों का सम होगा वो 7 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो सबसे बड़ा नंबर शो कर रहा है, इसके केसेस सबसे ज्यादा बन रहे हैं। उसके बाद चांसेस होंगे कि हो सकता है कि सम 8 या 6 आए। तो जो सेंटर वाले नंबर है ना, इनके सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो सम होगा वो इनके इक्वल आएगा। दोनों डाइसिस का सम 12 और दोनों डाइसिस का सम 2 आने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इनके कम है। तो वही बात यहाँ पे ये गलत कर रहा है, इसने सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ले ली, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक के नंबर ऑफ केसेस अलग हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, अलग आएगी।